Our next topic is asymmetry operations. So asymmetry operations कौन से होते हैं? जो कि हमारे क्रिस्टल को ट्रांसफॉर्म कर देता है और जो क्रिस्टल है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर सिमेट्री ऑपरेशंस। इनवेरिएंट मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस लगाते हैं। सो डेफिनेशन is one asymmetry operations is one which transform the crystal to itself। इसके अंदर वो ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड द क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट, और जो क्रिस्टल है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता अंडर सच सिमेट्री ऑपरेशन, उन सिमेट्री ऑपरेशंस के अंदर, तब हम कहेंगे। सो ये हमारे इस जो सिमेट्री ऑपरेशंस है ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशन, सेकंड इज रोटेशन, थर्ड इज रिफ्लेक्शन एंड फोर्थ इज इन्वर्शन। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर अभी हमने पढ़ा है। सो ट्रांसलेशन वेक्टर की अभी हम बात करते हैं। सो इसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक लैटिस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बेसिस होते हैं। बेसिस का मतलब कि ये इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं और ये इनकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, जो बेसिस हैं उनकी रेंज इन्फिनिटी है और बेसिस को ही कई बार पेपर के अंदर आपका मोटिफ लिख दिया जाता है। सो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बेसिस को ही मोटिफ भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर हमने क्या देखा था कि ये जो है ये वाला डिस्टेंस कोई b है एंड ये वाला डिस्टेंस कोई a है। ठीक है, अब हमने किसी पॉइंट O से किसी P पॉइंट या Q पॉइंट तक जाना है। सो P से Q जाने के लिए आपको ट्रांसलेशन वेक्टर की जरूरत पड़ती है। सो यहीं पर हम देख लेते हैं कि मेरे पास ये कोई ओरिजिन है एंड यहाँ से अगर मुझे ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा है r वेक्टर और इसको मैं नाम दे देती हूँ कैपिटल A। एंड अब यहाँ से मुझे इस पॉइंट पे जिसको मैं नाम देती हूँ B पॉइंट कैपिटल B। सो A से B मेरे को जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मैं T की हेल्प से ही B पॉइंट तक जा पाऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर हो गया R वेक्टर और यहाँ का जो डिस्टेंस है A है, लेकिन अभी हम वेक्टर की फॉर्म में देखें तो मान लीजिए कि मैं R डैश वेक्टर ले रही हूँ। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ का डिस्टेंस O से A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास R वेक्टर है एंड O से B पॉइंट तक का जो मेरे पास डिस्टेंस है वो R डैश वेक्टर है। एंड A से अगर मुझे B पर जाना है तो मैं सीधे तो नहीं जा सकती, मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा R वेक्टर प्लस T वेक्टर इक्वल्स टू R डैश वेक्टर। ठीक है, R वेक्टर प्लस T वेक्टर इक्वल्स टू R डैश वेक्टर होगा। क्लियर? अब T वेक्टर जो है वो क्या होता है आपका N1 A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर। ठीक है, N1 और N2 जो आपके हैं वो इंटीजर होते हैं और A वेक्टर प्लस B वेक्टर आपके ट्रांसलेशन वेक्टर के पैरामीटर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है रोटेशन की। सो रोटेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं एंड उसके अंदर उसके बाद कोई चेंज नहीं आता तो उसे हम रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्केच पेन है, ये कुछ इस तरीके से ऊपर, इसका ऊपर की तरफ कैप है एंड नीचे की तरफ इसका बॉटम है। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है, आइडेंटिफाई हो पा रहा है जब ये मूव करेगा तो। अब मैंने इसको रोटेट कराया 90 डिग्री एंगल पर। सो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको मूव करवा रही हूँ 90 डिग्री एंगल के ऊपर। अब मैंने इसको 90 डिग्री और मूव करवाया, सो ये यहाँ पर आ गया। यानी कि इसकी जो सिमेट्री है वो पहले वाली नहीं बन पा रही है क्योंकि कैप पहले यहाँ ऊपर की ओर था, फिर यहाँ पर आया और अब यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको एक बार और रोटेट करवाती हूँ। सो अब कैप कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। सो अभी भी वही सिमेट्री नहीं आई। सो एक बार मैं इसको और रोटेट करवाती हूँ तो मेरा कैप कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है और सेम टू सेम वही सिमेट्री आ जाती है। सो अब मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर अब कोई चेंज नहीं है। ठीक है,
सो यानी कि मैंने इसको कितने डिग्री एंगल पर रोटेट करवाया, 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करवाया एंड तब जाके मेरे पास इसकी सिमेट्री आई। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास कोई चेंज नहीं आ रहा पहले वाली फिगर में और अब वाली फिगर के अंदर। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लो। ए बॉडी इज सेड टू पोसेस द रोटेशनल सिमेट्री। एक बॉडी रोटेशनल सिमेट्री कब पोसेस करेगी? अबाउट एन एक्सिस। और जो आपकी रोटेशन होती है वो आपकी अबाउट एन एक्सिस होती है हमेशा। A body is said to possess the rotational symmetry about an axis if the rotation of body about an axis by some angle phi leaves the body invariant। अगर मैं किसी बॉडी को, इसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सेम एग्जांपल है, स्केच पेन को मैंने 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करवाया, तो अब जो पहले वाली मेरे पास स्केच ऐसे पड़ा था, अब भी मेरे पास स्केच ऐसे पड़ा है स्टार्ट करने से पहले। सो यहाँ पर क्या है कि कोई भी चेंज नहीं है। सो अगर हम किसी एंगल फाई से जब बॉडी को एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाते हैं तो जब हमारी बॉडी इनवेरिएंट रह जाती है तब हम कहेंगे कि हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री ऑक्यूपाई हो रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट की जो सिमेट्री है ये वन डायमेंशनल होती है और ये हमारी एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक है, अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर मेरे पास क्या है? मेरे पास 1 2 3 4 कट्स लगे हुए हैं, बट सेंटर के अलोंग देखें तो यहाँ पर मेरे पास 8 फोल्ड्स हैं। ठीक है, यानी कि 8 पार्ट्स बने हुए हैं इस सर्कल के अंदर। अब मैं इस सर्कल को 45 डिग्री से रोटेट करवाती जाऊं। ठीक है, सो मेरे पास टोटल मुझे कितने 45 डिग्रीज के मूव करवाने पड़ेंगे कि मेरे पास वही सिमेट्री बन जाए। सो ये देखिए, ये मेरे पास सर्कल की एक लाइन है, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। सो मुझे ये कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा 45 डिग्री का प्रोसेस कि मेरे पास जाकर के वही सिमेट्री आ जाए। ठीक है, सो ये भी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एन फाई इक्वल्स टू, सो ये निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एन फाई इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, सो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमें कितने टाइम्स करना है। एन इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन फाई। फाई होता है एंगल। अब मैं यहाँ पर 45 डिग्री से रोटेट करवा रही हूँ, सो यहाँ पे फाई कितना हो गया 45। पाई हम 180 डिग्री लेकर चलेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है हमारे पास 360। सो एन की वैल्यू 360 हो जाएगी अपॉन फाई जो एंगल है 45। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर 8 आ जाएगा आंसर। अभी ऐसे ही अगर मुझे पार्ट्स दिए गए हैं और मुझे एंगल बताना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5। 2 पाई को अगर मैं इसके नीचे ले आऊं मेरे पास 1.5 आ जाएगा। सो अब मान लीजिए हमें एन दिया हुआ है, सो वो इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5 के। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको 5 के बजाय आपको एन दिया हुआ है, यानी कि आपको पार्ट्स बताए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। ये आपको गिवन है कि 8 पार्ट्स है। अब आपको बताना है कि कितने डिग्री एंगल पर आपको रोटेट करवाना है 8 टाइम्स कि आपका वही सिमेट्री आ जाए। सो एन आपको दिया हुआ है, फाई आपको निकालना है। सो फाई ऊपर चला जाएगा, एन नीचे आ जाएगा। अब सो फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एंगल निकालने का, 2 पाई अपॉन एन। ठीक है, सो 2 पाई अपॉन एन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई हो गया, पाई की जो वैल्यू है 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो हो जाएगा 360 अपॉन एन का जो वैल्यू है वो है 8। सो ये 360 अपॉन 8 आ जाएगा जो कि आपके पास कैंसिल होकर 45 डिग्रीज आ जाएगा। सो सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब एक एंड नेक्स्ट जो है वो आपका एन का वैल्यू भी आपको पता चल गया कैसे निकलेगा, 360 अपॉन 45 एन इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से आपके पास 5 भी आ जाएगा, बस आपको 8 को नीचे लेके आना है। ठीक है, सो ये हो गया आपका रोटेशन सिमेट्री के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन, वो भी हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं।
अ बॉडी इज सेड टू हैव द रिफ्लेक्शन सिमिट्री। रिफ्लेक्शन सिमिट्री तक कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी रिफ्लेक्शन सिमिट्री के अंदर है? इफ ए प्लेन कैन बी ड्रॉन इन द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू टू एग्जैक्टली इक्वल सिमिलर पार्ट्स। सो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि रिफ्लेक्शन सिमिट्री हम किसी बॉडी को कब कहेंगे? जब हम एक प्लेन के ऊपर, ठीक है, कोई भी एक प्लेन ले लीजिए, उसके ऊपर जब हम एक बॉडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये तो फॉर एग्जांपल आपके समझाने के लिए हो गया, आपके समझने के लिए आ गया, आपके खुद प्रैक्टिकल करने के लिए हो गया कि अगर आप किसी प्लेन के ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ करते हो एंड वो जो बॉडी है, वो जो आपने ड्रॉ किया है उसको हम बॉडी बोलेंगे, ठीक है, जितना पार्ट आपने ड्रॉ किया है। जब हम इसके ऊपर एक सेंटर के अंदर लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगर हमारे पास इक्वल सिमिलर पार्ट्स बन रहे हैं, उस लाइन को डिवाइड करने के बाद अगर हमारे पास इक्वल सिमिलर पार्ट्स बन रहे हैं दोनों साइड्स, तो वो हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ की है। सो इसको अगर मैं इसके सेंटर के अंदर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो मेरा क्या होगा? रिफ्लेक्शन सिमिट्री के अंदर होगी बॉडी, ठीक है। जो मैंने बॉडी ड्रॉ की है वो मेरी रिफ्लेक्शन सिमिट्री के अंदर होगी। बट अगर ये डिवाइड नहीं कर पाता तो ये मेरी जो बॉडी है वो रिफ्लेक्शन सिमिट्री के अंदर नहीं होगी। फिलहाल ये जो मेरे पास बॉडी है जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये मेरे पास रिफ्लेक्शन सिमिट्री के अंदर है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास जो ये बॉडी है ये रिफ्लेक्शन सिमिट्री के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल लाइफ में देखो तो आपके पास जो मिरर है वो भी आपका रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉडी को। अगर आप उसके सामने अपना चेहरा या कुछ भी चीज़ अगर आप मिरर के सामने रखते हो तो वहाँ पर आपको इमेज बनती है, लेकिन वो जो इमेज है अब रियल लाइफ के अंदर आप इसे देख सकते हो एक मिरर के थ्रू, ठीक है। एक मिरर के अंदर आपकी जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होके आती है, तो वहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन सिमिट्री बनती है, क्योंकि जो आपके बाहर की जो चीज़ होगी वही सेम अंदर की चीज़ जो होगी वो आपकी सेम होगी। बट वहीं पर भी सेम है, यहाँ पर भी एक ही बात कॉमन है कि यहाँ पर हैंडेडनेस चेंज हो जाता है, यानी कि जो चीज़ आपकी राइट है वो रिफ्लेक्टिंग में लेफ्ट होगी एंड जो आपका लेफ्ट होगा वो आपके राइट होगी। सेम ऐसे ही आपका मिरर का केस है, आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह वर्क करता है मिरर के अंदर एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया? हमारे पास चेंजेस द हैंडेडनेस। सो यहाँ पर हमारे पास हैंडेडनेस जो है वो चेंज होती है। और वन मोर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिफ्लेक्शन है वो एक प्लेन के अलोंग होती है, ठीक है। जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो एक प्लेन के अलोंग होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है इन्वर्जन। नेक्स्ट आता है इन्वर्जन। सो इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन एक पॉइंट ऑपरेशन होता है जो कि आपके 3D लैटिस के ऊपर ही एप्लीकेबल हो पाता है, ठीक है। और अगर आपका पॉइंट किसी डिस्टेंस r के ऊपर लोकेटेड है तो उसका आइडेंटिकल सराउंडिंग ही -r के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। ये रही इसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, इस डेफिनेशन में कहने का क्या मतलब है कि इन्वर्जन इज ए पॉइंट ऑपरेशन। वो एक पॉइंट ऑपरेशन होता है, हमेशा एक पॉइंट के अलोंग होता है, ठीक है। और ये 3D लैटिस के अंदर ही एप्लीकेबल है। सो इन्वर्जन इज अ पॉइंट ऑपरेशन विच इज एप्लीकेबल टू 3D लैटिस ओनली इफ ए पॉइंट इज लोकेटेड एट r वेक्टर रिलेटेड टू अ लैटिस पॉइंट। अगर मान लीजिए आपका कोई भी पॉइंट है वो किसी r वेक्टर के ऊपर, ठीक है, r वेक्टर के ऊपर लोकेटेड है, सो जो उसका सराउंडिंग है वैसा ही सराउंडिंग आपके जो इसके ऑपोजिट के अंदर -r होगा उसके ऊपर भी सेम सराउंडिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर जो इनके सराउंडिंग्स है ऑपोजिट होने के बाद, यानी r वेक्टर अगर -r वेक्टर में चला जाएगा तो भी उसके सराउंडिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हैंडेडनेस चेंज हो जाती है। So if a point is located at r vector relative to a latest point has an identical surrounding at -r vector and same to same thing changes the handedness। यहाँ पर handedness change होती है, ठीक है। और ये जो है आपके पास इन्वर्जन, ये
3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, और पॉइंट के अलोंग होता है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया ना कि एक पॉइंट ऑपरेशन है, तो इसका मतलब है कि ये एक पॉइंट के ऊपर होने वाली चीज है। सो यहाँ पर पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सो विच इज एप्लीकेबल टू 3D लैटिस, जो कि 3D लैटिस के अंदर है, तो ऑब्वियस बात है ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। एंड वही इसके बाद में इसका बारे में बताया गया कि आर वेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट लोकेटेड है एंड उसका जो सराउंडिंग है वो सेम टू सेम इसके ऑपोजिट माइनस आर वेक्टर के सराउंडिंग से मैच कर रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है, तो वो आपका इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन होगा।